हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टोचियोमेट्री। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, नीट, जेई या फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम। हम ये कह सकते हैं कि स्टोचियोमेट्री जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और इसके बिना इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जहां जहां पे भी स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस की बात कर लें, या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली अगर आप काइनेटिक्स की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पे हमें स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। और मोल कंसेप्ट तो ऐसा टॉपिक है ही है जहां पे बहुत ज्यादा स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा वादा है कि इस लेक्चर के अंत तक आप स्टोचियोमेट्री में इतनी मास्टरी हासिल कर लोगे कि आप इस टॉपिक को इजीली कर पाओगे, और आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द बॉन्ड्स में। तो स्टोचियोमेट्री देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। पहला है स्टोचियोन, स्टोचियोन जिसका मतलब होता है एलिमेंट। और दूसरा वर्ड जो है दैट इज मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मेजर। यानी कि स्टोचियोमेट्री जो है वो एक तरीके से एलिमेंट्स की मेजरमेंट के बारे में बात करता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो कैलकुलेशंस विच आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नोन एज स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और स्टोचियोमेट्री कहने का मतलब क्या है कि वो कैलकुलेशंस जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, उनको स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहा जाता है। चलिए तो बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मतलब क्या है। देखिए, क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी से, यानी कि मात्रा से। अब जहां जहां पे क्वांटिटी की बात होगी, वो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी अमाउंट या क्वांटिटी ज्यादा होगी सब्सटेंस की। या फिर इसको हम मोल्स के टर्म्स में बोल सकते हैं, इसको हम मास के टर्म्स में बोल सकते हैं, और इसको हम वॉल्यूम की टर्म्स में बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मास या वॉल्यूम के बीच रिलेशन बताते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उन्हीं को स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहा जाता है। अब स्टोचियोमेट्री को सीखने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, यानी कि इसको सीखने की दो कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है, अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन है मोल कंसेप्ट। और उम्मीद करता हूं कि मोल कंसेप्ट सभी को पता होगा, नहीं है तो हम यहाँ पे एक लाइन में उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम एक मोल की बात करते हैं, तो एक मोल का मतलब होता है कि वो उसके, यानी कि मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। और एक मोल के अंदर हमेशा 6.022 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर वो गैस है और हम उसको एसटीपी पे मेजर कर रहे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर ऑफ ए गैस या वेपर एट एसटीपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ CO2 का, तो अगर मैं एक मोल CO2 की बात करता हूँ, तो एक मोल CO2 का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 44 ग्राम। और इसके अंदर 6.022 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है एक मोल का 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो आपको ये चीज याद रखनी है ना। तो ये जो वॉल्यूम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में लगेगा, वो लगेगा गैस और वेपर्स के केस में। अगर वो गैस या वेपर नहीं है, तब हम ये नहीं बोल सकते कि 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे जब भी गैस या वेपर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे दो चीजों से डील करेंगे। एक तो होगा मोलिक्यूल, मोलिक्यूल जो है वो यूजुअली गैस या वेपर हो सकते हैं। दूसरे हो सकते हैं एटम्स। अब एटम्स में भी सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस ही होंगी। तो यहाँ पे कौन सी गैस होंगी, नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन। तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए, ये तो बात हुई कि जब भी हम गैस की बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे एक चीज और आपको सीखनी है, वो क्या है, एसटीपी के बारे में। एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो है, अगर हम बात करते हैं 1982, तो उससे पहले, यानी कि बिफोर 1982, तो एसटीपी में जो टेम्परेचर लिया जाता था वो लिया जाता था 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो लिया जाता था वो लिया जाता था 1 एटमोस्फियर। और इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होता था वो होता था 22.4 लीटर। बट आफ्टर 1982, आफ्टर 1982 जो टेम्परेचर है वो तो सेम माना जाता है, बट प्रेशर जो है उसको 1 बार ले लिया गया। अब देखिए, हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। अब अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो नया वॉल्यूम है वो होता है 22.7 लीटर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो एसटीपी की बात हुई। तो जहां पे भी आपको एसटीपी बोला गया है और ये नहीं मेंशन है कि आपको कौन सी कंडीशन लेनी है, तो हम कंडीशन लेके चलते हैं ऊपर वाली, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, अनटिल अनलेस वो मेंशन नहीं करता है। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि आपको मोल कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन जो है, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जब भी आपको स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को सोल्व करना है तो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब बैलेंसिंग जो है वो बहुत इजी है और हम पढ़ेंगे। अब हम उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन देती है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और ये क्या बना रहा है, अमोनिया। तो सबसे हमें पहले बैलेंस करना होता है। यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ 2 है तो इधर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 molecules of hydrogen to produce 2 molecules of ammonia। ये आपको बात समझ में आ गई। स्टोचियोमेट्री देखिए, जो भी किसी मोलिक्यूल के आगे लगा है वो स्टोचियोमेट्री है। तो यहाँ पे 1 लगा है, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोलिक्यूल हमें देता है। तो यही स्टेटमेंट हमने लिखा कि 1 मोलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का वो रिएक्ट करता है 3 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ और हमें 2 मोल अमोनिया मिलता है। अब जहां जहां पे भी मोलिक्यूल की बात होगी वहां पे हम मोल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक मोल में फिक्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि 6.02 टू 10⁻23 होते हैं। तो यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब मोल कंसेप्ट को याद करिए कि जब भी हमने एक मोल की बात की थी तो हम बोल रहे थे कि एक मोल किसके बराबर होता है, उस सब्सटेंस के मोलिकुलर मास के बराबर। तो यानी कि अगर मैं नाइट्रोजन के मोलिकुलर की मास की बात करूं तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 28 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन का वेट होता है मोलिक्यूल का 2, तो 3 के साथ कर रहा है तो कितना हो गया, 6 ग्राम। और क्या बना रहा है, अमोनिया। एक अमोनिया का जो मोलिकुलर मास है वो है 17, तो 2 का कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, यानी कि 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसी को अगर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहें तो इसका देखिए कितना वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, यानी कि एक वॉल्यूम अमोनिया का रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ। और कितना वॉल्यूम हमें मिल रहा है अमोनिया का, 2 वॉल्यूम हमें मिल रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक वॉल्यूम यानी कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर।
और ये कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमें कितना मिल रहा है, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया मिल रहा है। तो ये थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किस किस के बीच में, जो रिलेशन बता रही है, मतलब मोल मोल से कि कितना मोल रिएक्ट हुआ, कितना मोल बना, कितना मास रिएक्ट हुआ, कितना मास बना, कितना वॉल्यूम रिएक्ट हुआ और कितना वॉल्यूम मिला। तो ये हमें सब बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चलेगा। तो यही आपको करना था, सिर्फ इतना ही स्टोचियोमेट्री कंसेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले देखिए, हमें मतलब स्टोचियोमेट्री में ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करना है, यानी कि मास मास रिलेशनशिप के बारे में, जिसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। और इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे फर्दर 2 पार्ट्स में, जो कि है गैस गैस एनालिसिस, और इसको हम एडियोमेट्री बोलते हैं। और ये जो एडियोमेट्री है, दिस इज एप्लीकेबल एट कंडीशंस अदर देन एसटीपी। अगर आप एसटीपी से अलग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तब आप गैस गैस एनालिसिस करोगे। तो दिस इज ए इनडायरेक्ट मेथड। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हमें पढ़ना है सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन। इसको भी हम जो है, जब हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेंगे, या फिर हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म के बाद तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं, देखिए वो काफी एक बड़ा टॉपिक है, तो वो करने के बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे पहले इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मास मास रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड। तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकालना है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ इथेन। तो आपको बताया था कि आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक मोल कंसेप्ट और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले इसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखिए इथेन क्या होता है, इथेन होता है CH3 इसको आपको कंबशन करवाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, मेनली हाइड्रोकार्बन को, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो 2 ही सब्सटेंस बनते हैं, एक CO2 बनता है और एक वाटर बनता है। ये तो हुई हमारी केमिकल इक्वेशन का स्केलेटन, मतलब एक रफ आइडिया कि क्या क्या बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो यानी कि बैलेंसिंग जो है वो एटम इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। यानी कि कहने का मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, या मास सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर लेफ्ट की तरफ देखते हैं, तो अपने पास 2 कार्बन है, राइट में एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, राइट की तरफ 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आई ये बात ऑक्सीजन की। तो राइट की तरफ देखिए, 2 और 2 4, 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 है, तो मुझे इसको क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7/2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब एक तो ये तरीका हुआ। दूसरे मेथड में आप ये कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख लो, C2H6 प्लस ऑक्सीजन को O लिखो, O2 को O लिख लो, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में लिखना होता है पहले। फिर उसके बाद आप इसको पहले बैलेंस करो, और फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैंने पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर CO2 की तरफ 2 से, और वाटर की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ऑक्सीजन आपके 7 बन गए थे, तो ये 7 आ गया। अब उसके बाद हमें इसको O2 की फॉर्म में दोबारा से लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 बन जाएगा, देखिए ये, और प्लस ये क्या बन जाएगा, 4CO2 और प्लस 6H2O। तो दूसरा तरीका ये है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, जो भी आपको ठीक लगे। तो चलिए हम पहले मेथड से सोल्व करते हैं इस तरीके से। तो आपको बोला है कि 1.5 ग्राम इथेन से
आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन को देखता हूँ तो यानी कि 1 मोल इथेन जो है वो 2 मोल CO2 देता है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि आपको निकालना क्या है और दिया क्या है। तो आपको दिया है ग्राम में और आपको निकालना किस में है, ग्राम में। तो बेस्ट है कि हम उसको पहले ग्राम में ही चेंज कर लें। तो हमें पता है कि 1 मोल इथेन जो है उसका मास होता है 30 ग्राम। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12 और 12 24 और 6 30 ग्राम। और एक CO2 के मोलिक्यूल का मास होता है 44। तो 2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 ग्राम। तो सिंपल है, देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है सिंपल इक्वेशन, यानी कि आपको ये पता है कि 30 ग्राम ऑफ इथेन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करता है, 88 ग्राम ऑफ CO2। और आपको अब एक में निकाल लोगे तो एक में कितना आ जाएगा, 88 डिवाइड बाई 30। अब आपको निकालना कितने में था, 1.5 ग्राम में। तो ये 1.5 ग्राम में कितना आ जाएगा, इसको हम इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू में 1.5। तो ये नीचे 2 आ गया और 10 आ गया, 44, यानी कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो अब देख लेते हैं कौन सा आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ गया डी। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व करने हैं जो कि बहुत ईजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये मास मास रिलेशनशिप से है। इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, यानी कि आपको ऑक्सीजन बनाना है पोटेशियम क्रोमेट को डिकम्पोज करके। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, जो पोटेशियम क्रोमेट की डिकम्पोजिशन है वो हमें क्या देती है, KCl देती है और ऑक्सीजन देती है। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 मोल्स ऑफ O2, यानी कि हमें कितना KClO3 की जरूरत पड़ेगी अगर हम 2.4 मोल्स ऑफ O2 बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको KClO3 का तो वजन चाहिए, वेट चाहिए, मास चाहिए, और O2 के क्या चाहिए, मोल, यानी कि हमें एक तरीके से मोल के और मास के बीच में रिलेशन हमें चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो KClO3 जो है अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे यानी कि हीट करेंगे, तो डिकम्पोजिशन के बाद ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है KCl और प्लस O2 दे रहा है। ये तो हमें पता चल गया। अब हमें करना क्या है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखिए इधर पोटेशियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो बात सिर्फ ऑक्सीजन की है। इधर ऑक्सीजन 3 है और राइट की तरफ ऑक्सीजन 2 है, तो इसको हमें 3 बनाना है। तो क्या करूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये क्या बन गया अपने पास, 3 बन गया। तो ये हो गया अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए हम इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह पता है कि 1 मोल KClO3 से हमें ऑक्सीजन कितना मिलता है, 3/2, यानी कि 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। अब आपको बताना है कि कितने ग्राम ClO3 बनेगा 2.4 मोल्स ऑफ O2 से। तो चलिए अब पहले KClO3 का वेट भी देख लेते हैं। तो 1 मोल का वेट होगा 122.5 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी 1.5 मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम होगा तो हमें 1.22 ग्राम ऑफ ClO3 मिलेगा। अब हम यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हमें क्या पता चल गया, 1.5 ग्राम ऑफ O2, सॉरी 1.5 मोल्स ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कितने से प्रोड्यूस हो रहा है ये, 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 से। अब आप 1 मोल में देख लिए 1 मोल कितने से प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप 122.5 को डिवाइड कर दोगे 1.5 से। अब आपको निकालना कितने में था, आपको निकालना था 2.4 मोल्स ऑफ O2 में। तो 2.4
मोल ऑफ O2 किससे प्रोड्यूस होगा 1.22 सॉरी 122.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और इनटू में 2.4। तो आप इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये 196 ग्राम ऑफ KClO3। तो अब आंसर देख लेते हैं। तो 196 जो है वो आपका बी आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, आई होप आपको मजा आ रहा होगा और ये बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। यानी कि आपको ऑक्टेन को बर्न करना है और कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपको वो बताना है। तो देखिए ऑक्टेन होता है C8H18। अब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और आपके पास पता ही है आपको क्या बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक वाटर बनेगा। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो लेफ्ट की तरफ आपके पास कितने कार्बन है 8, राइट की तरफ कितने हैं एक ही है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 18, इधर 2 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो 8 और 2 16 और ये 9 कितना बन गया 25। तो यानी कि यहाँ पे मुझे इसको बनाना है 25। तो ये तो ऐसे 50 हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड भी करना है। तो ये अपने पास आ गई है बैलेंस्ड इक्वेशन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2C8H18 और ये क्या बन जाएगा 25O2 और ये 16CO2 प्लस 18H2। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 मोल जो है ऑक्टेन के, उनको कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमें 25 मोल्स ऑफ O2 की जरूरत है ना। और अगर हम मास की बात करें तो एक मोल का मोलिक्यूल का जो मास होता है या एक मोल का मास जो होता है वो होता है 114 यानी कि 114। अब क्योंकि अपने पास 2 मोल है तो 2 का कितना आ जाएगा इनटू में 2 कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 228 ग्राम। यानी कि कहने का मतलब क्या है 228 ग्राम अगर हमें ऑक्टेन को बर्न करना है तो उसके लिए 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के मास की अगर बात करें तो एक मोल का मास होता है 32, तो 25 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम बाद में करते हैं। अब देखिए आपको कितना बर्न करना ऑक्टेन 570, तो हम कैलकुलेशन में ही कर लेंगे इसको। तो यानी कि मैं अब यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ, तो यानी कि 220 ग्राम ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर ऑक्सीजन टू बर्न कितनी की जरूरत पड़ती है 25 इंटू 32 ग्राम की। एक के लिए निकालोगे तो 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 228 और आपको निकालना कितने में है, आपको निकालना है 570 ग्राम। तो 570 ग्राम जो है ऑक्टेन को बर्न करने के लिए कितना की जरूरत पड़ेगी 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 228 और इंटू में 570। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये 2000 ग्राम। तो आप इसको देख लेना और ये आपका आंसर आ गया डी। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेसल कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। एक वेसल के अंदर 1.6 ग्राम डाइऑक्सीजन है एसटीपी के ऊपर, यानी कि आपको कंडीशन दी गई है 273.15 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर। जब भी 1 एटमॉस्फेयर दिया है इट मींस ये बात कर रहा है कि आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। उसके बाद ये बोल रहा है कि द गैस इज नाउ ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल। अब इस गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जबकि प्रेशर जो है वो हाफ हो जाता है ओरिजिनल प्रेशर का। तो आपको नए वेसल का वॉल्यूम निकालना है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन निकालने हैं। तो देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास मान लो पहले एक वेसल था, उसके अंदर आपने ऑक्सीजन को रखा हुआ था और ऑक्सीजन का मास हमें दे रखा है 1.6 ग्राम और ये किस पे दे रखा है एट एसटीपी पे दे रखी है हमें ये गैस। अगर हम एसटीपी की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर और इस गैस को हमने अब ट्रांसफर कर दिया है किसी
दूसरे वेसल में। अब जब इसको दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बोल रहा है कि प्रेशर जो है वो हाफ़ हो जाएगा। यानी कि अगर ये प्रेशर पहले P1 जो था 1 एटमॉस्फेयर था जिसको हमने P1 मान लिया, तो नया प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ़ हो जाएगा यानी कि 0.5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब आपको इस वेसल का वॉल्यूम निकालना है जिसको हमने बोल दिया V2 और हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें पहले वेसल का वॉल्यूम पता होना चाहिए V1। तो सबसे पहले हमें पहले वेसल का वॉल्यूम निकालना है, जो कि किस पे है, एसटीपी के ऊपर है। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एट एसटीपी जो मॉलिक्यूलर मास होता है, हमें ये चीज़ पता है, मॉलिक्यूलर मास वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 मोल जो है वो किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास के। और मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस के। यानी कि यहाँ पे हमें कितना, यहाँ पे O2 दिया है, O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 32 ग्राम। यानी कि 32 ग्राम ऑफ O2, तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब हमें निकालना कितने में है, 1.6 में। तो 1 में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 22.4। अब निकालो 1.6 में, तो 1.6 में आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू में आप क्या कर दोगे, 1.6। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया नीचे 2, इसका 10, तो ये आ गया 1.12 लीटर। तो अपने पास ये वॉल्यूम आ गया गैस का। यानी कि अब हमें V1 पता चल गया। तो V1 आपके पास है 1.12 लीटर और आपको निकालना क्या है, V2 निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, मान लो आपके पास एक वेसल है और आप इसको, इसके ऊपर कोई प्रेशर लगा रहे हो। तो मान लो यहाँ पे पहले वॉल्यूम V1 था, प्रेशर क्या था, P1 था। जब हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब आपने P2 लगाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2। तो आपने देखा कि प्रेशर जैसे इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है, हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब हम इसको हटाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम बराबर है किसी कांस्टेंट के जिसको हमने k बोल दिया डिवाइडेड बाय प्रेशर। यानी कि पीवी किसके बराबर है, एक कांस्टेंट संख्या के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। तो यानी कि अगर मैं मान लो पहले प्रेशर P1 ले रहा हूँ और उसका वॉल्यूम मान लो V1 था, अब मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। और ये जो चेंज होगा इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि कांस्टेंट है तो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यही बॉयल्स रिलेशनशिप है और यही हमें लगाना है। तो अब हमें P1 पता है, P1 आपके पास क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। V1 पता है कितना है, 1.12 लीटर है। P2 हमें पता है कितना है, 0.5 एटमॉस्फेयर है और आपको क्या करना है, V2 निकालना है। तो यहाँ से V2 हमारे पास आ जाएगा 1.12 और ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.24 लीटर। तो अपने पास वॉल्यूम आ गया 2.24 लीटर। यानी कि अपने नए वेसल का वॉल्यूम 2.24 लीटर है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का सिंपल सा तरीका है। वो क्या है, गिवन मास, जो भी आपको गिवन मास है डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास और इनटू में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए यहाँ पे जब भी हम गैस को एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। क्या नहीं बदला है, मास नहीं बदला है। तो ये जो 1.6 ग्राम था वो इधर भी 1.6 ग्राम रहेगा। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट वेसल में भी रहेंगे। तो दो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, मास नहीं बदलेगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बदलेंगे। तो आपको मास यही लेके चलना है 1.6 ग्राम। तो यानी कि अपने पास गिवन मास है 1.6 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 और इनटू में अवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 10 रेज टू पावर 23। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 और नीचे साथ में 10। तो यानी कि 3.011 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ये आ गया। अब ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम यहाँ पे
एसटीपी के ऊपर निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। तो अपने पास 3.022 10 रेज़ टू पावर 2 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं और वॉल्यूम आ गया 2.24 लीटर, और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये अपने पास बन गया है ऑप्शन डी, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से, और ये क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। यानी कि आपको एक तो ये निकालना है कि कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को बर्न करने के लिए, और कितना CO2 बनेगा। तो देखिए एसिटिलीन जो होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप लिख सकते हो C2H2। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए देखिए लेफ्ट की तरफ आपके पास कार्बन 2 हैं, राइट की तरफ 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट की तरफ 2 हैं, राइट की तरफ ऑलरेडी 2 हैं, तो बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, राइट की तरफ 2 और 2 4 और 1 5 हैं, जबकि लेफ्ट की तरफ 2 हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2C2H2 प्लस 5O2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 4CO2 और प्लस 2H2, तो ये आ गया अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अवोगाड्रोस लॉ लगा के। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर वॉल्यूम सेम है तो सेम कंडीशंस के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो वही थ्योरी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यानी कि हम इसमें ये देख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम एसिटिलीन का 5 वॉल्यूम O2 के साथ रिएक्ट करके 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 दे रहा है। तो अगर मुझे पहले 2 सेंटीमीटर क्यूब को बर्न करना है तो कितने O2 की रिक्वायर होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 कंज्यूम्स 5 वॉल्यूम ऑफ O2 टू बर्न कंप्लीटली, टू बर्न। अब एक वॉल्यूम की बात करें तो एक वॉल्यूम में कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना? और मुझे निकालना कितने में है, 200 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि हम इसको 200 वॉल्यूम बोल सकते हैं। बस यूनिट का आपको ख्याल रखना है। तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, तो क्वेश्चन है तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो 200 वॉल्यूम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 5/2 इंटू में 200, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 500 वॉल्यूम, और क्योंकि हमारा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको लिख देंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से देखिए जब 2 वॉल्यूम एसिटिलीन का बर्न होता है तो हमें CO2 कितना मिलता है, 4 वॉल्यूम मिलता है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 गिव्स, कितना वॉल्यूम दे रहा है, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑन कंबशन या कंप्लीट कंबशन। अब आपको निकालना कितने में है, एक वॉल्यूम में निकाल लीजिए, एक में कितना हो जाएगा 4/2, और निकालना कितने में है 200 में। तो 200 के लिए वॉल्यूम के लिए 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 200, तो आपके पास आ गया ये 400 वॉल्यूम, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ एक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं मोल कंसेप्ट से। तो देखिए अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिटिलीन है उसका 2 मोल 5 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें 4 मोल ऑफ CO2 दे रहा है। अब हमें ये पता है कि एट एसटीपी के ऊपर 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर है। तो यानी कि इसका कितना वॉल्यूम बन जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, और ये जो है ये 5 मोल दिया है तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 5 इंटू 22.4 लीटर, और इसका हमें 4 दिया है तो ये बन जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर।
अब आपको पता है कि 2 इंटू 22.4 लीटर, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो सेंटीमीटर के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर कितने की जरूरत पड़ती है, 5 इंटू 22.4 इंटू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन, फॉर कंबशन। अब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा 5 इंटू 22.4 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 इंटू में 1000, और आपको निकालना कितने में था, 200 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 से 1000 कट जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये दोनों यूनिट लीटर में, तो इसको लीटर में रख के ही आप ऐसे सिंपली सोल्व कर लो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो अगेन आपके पास ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास सिंपली बच गया 500 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत आसान था। अब इसी तरीके से कितना CO2 बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो आपके पास है 22.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन C2H2 प्रोड्यूस प्रोड्यूस कितना मोल प्रोड्यूस करता है, 4 मोल, यानी कि 4 इंटू 22.4 इंटू में सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। अब आपको निकालना कितने में है, एक में निकाल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 22.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 इंटू 1000, और आपको निकालना था 200 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको जब डिवाइड करोगे ये कैंसिल, है ना, 2 से ये कैंसिल, तो आपके पास बच गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। होप कि आपको स्टोइचियोमेट्री काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो।